नाज़रीन, ये जनवरी 2018 की बात है जब नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए एक नया प्लान जो है वो तरतीब दिया गया था। याद रहे नाज़रीन, ये वो वक्त था जब मरकज़ में और पंजाब में मुस्लिम नवाज़ के शरीफ ख़ानदान की हुकूमत थी। पंजाब में शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और मरकज़ में शाहिद खान वज़ीर आज़म थे, जबकि नवाज शरीफ पनामा के केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और नैब में उनके खिलाफ और मरीम नवाज़ के खिलाफ रेफरेंसेस चल रहे थे। जो रेफरेंस 3 नैब की तरफ से नवाज शरीफ के खिलाफ या शरीफ ख़ानदान के खिलाफ दायर किए गए थे, उनके फैसले आना एहतसाब अदालत से अभी बाकी थे कि एक नया प्लान नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए तरतीब दिया गया। ये प्लान क्या था और इस प्लान से बानी पीटीआई इमरान खान का क्या ताल्लुक़ था, और जब जुलाई 2018 के इंतखाबात में इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए तो वज़ीर आज़म बनने के बाद इस प्लान की इमरान खान साहब ने कैसे मंजूरी दी, इस बड़ी ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान इसराइल जंग से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें। एक तो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर क्या है, एक बड़ा मालियाती खसारा नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा ईरान इसराइल जंग को लेके। इस खबर की तफसीलात भी आगे आएंगी। लेकिन ईरान जंग को लेके जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का जो सबसे बड़ा झटका लगा है और यूरोप ने ईरान के सामने घुटने कैसे टेकती हैं, ये सारी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप नाजरीन ने आखिर तक हमारे साथ रहना है। आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर से नाजरीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनवरी 2018 में नाजरीन जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट नैब को भिजवाई जाती है। ये रिपोर्ट नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ होती है और इस रिपोर्ट पे जो जनवरी 2018 में फाइनेंशियल यूनिट की तरफ से नैब को भिजवाई जाती है, बाकायदा तौर पे इंक्वायरी का आगाज़ जो है वो अक्टूबर 2018 में होता है। यानी जब फाइनेंशियल यूनिट की रिपोर्ट आती है तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं होते, और फिर जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद जब नून लीग कामयाब नहीं होती और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं। अच्छा, ये भी एक अलग बहस है और बड़ी लंबी बहस है कि नून लीग कामयाब हुई थी या कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन बहरहाल हक़ाइक़ ये हैं कि जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, और जब वह वज़ीर आज़म बने अगस्त 2018 में उन्होंने हलफ उठाया, तो फिर अक्टूबर 2018 में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया, इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। ये नाज़रीन वो वक्त था जब मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ लंदन से वापस आ चुके थे। एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को कन्विक्टेड यानी सज़ा याफ्ता करार दिया जा चुका था। ये भी नाज़रीन आपको बताते जाएं कि जो नैब ने चौधरी शुगर मिल में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ किया था, उसमें नैब का इल्ज़ाम ये था कि 2001 से लेकर 2017 तक अरबों रुपए की मशकूक सरमायाकारी जो है इस शुगर मिल में की गई है। मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसकी 3 अरब रुपए की मुबैना तौर पे मालियत या इल्ज़ाम जो है वो नैब की तरफ से लगाया गया था। इसमें नाज़रीन फर्दर आगे चल के ये होता है कि 31 जुलाई 2019 को नैब की तरफ से मरीम नवाज़ को बयान कलमबंद करवाने के लिए लाहौर में समन किया जाता है। मरीम नवाज़ को जुलाई 31 को बुलाया जाता है 2019 में, और नवाज शरीफ से जो कि जेल में होते हैं उनसे अक्टूबर 2019 में नैब की टीम जाती है कोट लखपत जेल में और जाके नवाज शरीफ से वहाँ पर जाकर तहकीकात करती हैं। लेकिन ये नवाज शरीफ से तहकीकात करने से पहले यानी तहकीकात का आगाज़ होने से पहले जो मरीम नवाज़ साहबा हैं नैब की तरफ से उन्हें अगस्त 2019 में कोट लखपत जेल में उस वक्त गिरफ़्तार किया जाता है जब अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंची थी। इसके बाद नाज़रीन ये होता है कि नवंबर 2019 में मरीम नवाज़ की ज़मानत हो जाती है इस केस में। अभी नैब सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है, तहकीकात कर रहा है। अभी कोई रेफरेंस जो है ना नवाज शरीफ के खिलाफ बना है ना मरीम नवाज़ के खिलाफ बना है। लेकिन नवंबर 2019 में मरीम नवाज़ साहबा की 7 करोड़ के मचलकों के एवज़ ज़मानत होती है और उन्हें बैरून मुल्क जाने की अदालत इजाज़त नहीं देती, बल्कि जो पासपोर्ट होता है मरीम नवाज़ का वो भी अदालत की जानिब से कहा जाता है कि आप जो रजिस्ट्रार हैं इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के
वहाँ पे अपना जो पासपोर्ट है वो जमा करा दें। उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि अक्टूबर 2022 में मरीम नवाज़ का जो पासपोर्ट है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के पास होता है, वो पासपोर्ट मरीम नवाज़ को वापस कर दिया जाता है। इस दौरान तहकीकात चलती रहती हैं, इंक्वायरी होती रहती है और अल्टीमेटली जब कोई ठोस सबूत नैब को नहीं मिलता, नवाज शरीफ के खिलाफ, मरीम नवाज़ के खिलाफ चौधरी शुगर मिल में कोई रेफरेंस नहीं बनता ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी में, तो फिर नैब की तरफ से इस चौधरी शुगर मिल का जो केस है, जो इंक्वायरी है, उसे बंद करने का फैसला होता है। जब इस इंक्वायरी को बंद करने का फैसला होता है तो मामला चला जाता है, जब चेयरमैन नैब अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो मामला चला जाता है लाहौर हाई कोर्ट के पास। लाहौर हाई कोर्ट का बेंच जो है वो ये इंटरप्रटेशन करता है कि चेयरमैन नैब जो हैं वो किसी मुलज़म के ख़िलाफ़ जब इंक्वायरी शुरू हो चुकी हो, तहकीकात का आगाज़ हो चुका हो, नैब उस इंक्वायरी को खुद से बंद नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब के पास ऐसी कोई पावर नहीं, ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से डिक्लेयर किया गया। और फिर उसके बाद ये होता है कि लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि 1 माह के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है इस केस का फ़ैसला करें कि आया कि नैब की जो दरख्वास्त है या नैब की तरफ से जो इंक्वायरी तहकीकात नवाज शरीफ मरीम नवाज़ के खिलाफ बंद की गई हैं, इसका फ़ैसला जो है वह एहतसाब अदालत करे। अब इस नाज़रीन हुआ ये है कि इमरान खान साहब के दौर में जो इन दोनों के खिलाफ, वालिद और बेटी के खिलाफ जो केस चला जिसकी मंजूरी दी गई, क्योंकि जो चेयरमैन नैब थे 2018 में लगाए तो वो नवाज शरीफ साहब के दौर में गए थे, लेकिन जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल, तैयबा गोल की एक वीडियो भी मंजर आम पे आना और फिर कैसे उनको ब्लैकमेल किया गया, इससे मुतल्लिक बहुत दावे मौजूद हैं, बहुत बयानात मौजूद हैं, बहुत सारी अंदर की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो ये केस कैसे इंक्वायरी का आगाज़ हुआ, जब फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट आई तो कैसे नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के खिलाफ इंक्वायरी तहकीकात आगे चली, आगे बढ़ी, क्या मीडिया कैंपेन चली, कैसे सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, ये कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं। लेकिन जब नैब की जानिब से तहकीकात को बंद करने का, इंक्वायरी को क्लोज़ करने का फैसला किया गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नैब ये नहीं कर सकता। तो इसमें 2 अदालती फैसले सामने आए हैं। एक तो ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जिसे नैब की तरफ से आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में नैब का ये कहना है कि जो सेक्शन है नैब का 31B, जिसमें यह अख्तियार चेयरमैन नैब को दिया गया है इंक्वायरी को, तहकीकात को बंद करने का, लाहौर हाई कोर्ट ने इस सेक्शन की गलत तशरीह की है और जो अख्तियार है, जो पार्लियामेंट ने कानून की साजी की है, उस कानून साजी को लाहौर हाई कोर्ट की इंटरप्रटेशन से बदल दिया गया है और ये अख्तियार पार्लियामेंट ने इंक्वायरी तहकीकात को क्लोज़ करने का ये चेयरमैन नैब को दिया था। तो लिहाजा जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरा एक अदालती फैसला भी है। दूसरा अदालती फैसला ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अल्टीमेटली फैसला एहतसाब अदालत करेगी, तो इसी FCC में जो अपील नैब ने दायर की है, इसके साथ साथ पैरेलल नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर में भी एक पटिशन दायर की थी इस इंक्वायरी की क्लोजर के लिए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के खिलाफ जो इंक्वायरी थी, जिस पर एहतसाब अदालत के जो जज हैं राना आरिफ, उनकी तरफ से दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद, नैब के वकला के दलाइल सुनने के बाद, शरीफ ख़ानदान, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ के दलाइल सुनने के बाद केस का जो फैसला है महफूज कर लिया गया है कि आया कि ये इंक्वायरी बंद हो सकती है, इंक्वायरी बंद नहीं हो सकती, चेयरमैन नैब का अख्तियार दुरुस्त है, नहीं है, तो अब ये फैसला एहतसाब अदालत सुनाएगी। लेकिन जो चेयरमैन नैब का अख्तियार है कि आया कि ये चेयरमैन नैब कर सकते हैं, इंक्वायरी को क्लोज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसकी इंटरप्रटेशन जो है सेक्शन 31B की, यह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। कब बेंच बनता है, कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है, ये मुकदमा जो अपील नैब की है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक तो नाज़रीन आप यूँ समझें कि खान साहब के दौर में जो प्लान बना था नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ को जेल में रखने का और फिर कैसे एक बाप के साथ मुलाकात करती बेटी को जेल के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, ये किसी से ढका छुपा नहीं। लेकिन आज वो जो मुकदमा था उसका एक तरीके से जो चैप्टर है, जो बाब है, वो बंद हो चुका है। अब नाज़रीन आ जाते हैं ईरान इसराइल जंग पे बात कर लेते हैं। ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब तक का बड़ा झटका लगा है, और झटका ये है कि जितने भी अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं, बड़े बड़े जो यूरोपियन मुल्क हैं, जिसमें जर्मनी है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें इटली है और बरतानिया और जापान, ये तमाम ममालिक जो हैं इस जंग से ना सिर्फ उन्होंने लाताल्लुक़ का इजहार कर दिया है, बल्कि सदर ट्रंप की तरफ से जो एक अपील की गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए
इत्तेहादी जो ममालिक हैं, नेटो के जो ममालिक हैं, वो साथ आएँ, मदद करें अपना हरमज़ को खोलने के लिए। लेकिन तमाम ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पे जर्मनी, इटली और बरतानिया की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि ईरान की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये जंग हमारे अवाम की नहीं है, ये जंग हमारे अवाम के मफ़ाद में नहीं है। बल्कि जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर, उनकी तरफ से तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जो बरतानिया है वो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। बल्कि उन्होंने कहा कि जंग में शामिल ना होने से जो इनकार किया गया है बरतानिया की तरफ से, वज़ीर आज़म इंग्लैंड का ये कहना है कि इस फैसले पे मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन वक्त ये साबित करेगा कि हमारा ये फ़ैसला जंग में ना जाने का, ये हमारा फ़ैसला दुरुस्त था। और दूसरा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का ये भी कहना है कि जो कहा जा रहा है कि आपना हुर्मज़ से मुतल्लिक़ सपोर्ट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आपना हुर्मज़ को खुलवाना, इसको रीओपन करना इतना आसान काम नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि जो जंग है, ईरान इसराइल जंग, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। इस जंग के नतीजे में लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं उनमें मुश्किलात आई हैं। आसानियाँ ज़िंदगी में तब आएंगी जब ईरान इसराइल जंग का ख़ात्मा होगा। बल्कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आपने हुर्मज़ से मुतल्लिक़ ईरान के साथ मुआहिदा करने की ज़रूरत है, और ये मुआहिदा बरतानिया जो है वो ईरान के साथ करेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने कि इस जंग को रोकने के लिए उनकी तरफ से सफारती कोशिशें की जा रही हैं, खलीजी ममालिक के साथ भी राब्ते में हैं, और कोशिश ये है कि इस जंग का जल्द से जल्द जो है वो ख़ात्मा हो, इसका ये जंग जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो। दूसरा नाज़रीन, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से मुतल्लिक़ जो एक धड़े के एक सियासी ग्रुप के जो लोग जो है प्रोपेगेंडा करते हैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपनी रियासत के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान ने ईरान का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया का साथ दिया है। तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उनकी तरफ से जो आज एक बयान आया है जो कि उर्दू में जारी किया गया है, ऐसे तमाम प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं, जो किरदार हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का जो स्टेटमेंट है, जिसमें पाकिस्तान की जो हमायत है, जो सफारती सपोर्ट है ईरान के लिए, उसे एक्नॉलेज किया गया ईरान की तरफ से। पाकिस्तान को यकजहती का पैगाम दिया गया है। पाकिस्तान के जो है जो इक़दामात सफारती जो चैनल के ज़रिए उठाए गए हैं, उनको सराहा गया है ईरान के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, उनके पल्ले क्या रहा? उनके पल्ले नाज़रीन कुछ भी ना हो, उसके बावजूद भी इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा करने से वो बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इसराइल ने आज तेहरान में हमला करके जो ऑयल डिपो था ईरान का, उसको जो है वो हिट किया है, उसको तबाह किया है। और जापान की तरफ से किया गया है कि जो आबनाए हुर्मज़ बंद होने से और जो तेल के ज़खायर हिट हो रहे हैं, जापान की तरफ से ये इक़दाम उठाया गया है कि उनके जो ज़खायर थे तेल के, उन तेल के ज़खायर में से, पेट्रोलियम के ज़खायर में से जो है वो पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम मसनूआत को जो है वो रिलीज़ किया गया है। जबकि ईरान की तरफ से आज इसराइल पे, तल हबीब पे अल-फतह मिज़ाइल के ज़रिए, अल-कदर मिज़ाइल के ज़रिए, अमाद मिज़ाइल के ज़रिए जो है वो हमला किया गया है। तल हबीब के शहर पे, दीगर जो इसराइली सिटीज़ हैं उन पे हमला किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। जबकि बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, जिसके नतीजे में ईरान का दावा है कि 10 अमरीकी जो है वो जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन इस जंग को लेकर बुरी खबर ये है कि एक इदारा है, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट, ये ख़तरे की घंटी कह लें, मतलब रिपोर्ट ये जारी की गई है कि अगर ये कशीदगी ईरान इसराइल की जारी रहती है, तो इस कशीदगी के नतीजे में पाकिस्तान के वो लोग जो कि कमाने के गर्ज से रोज़गार के सिलसिले में मशरिक़ वक्ता में हैं, चाहे बहरीन में हैं, कतर में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं या मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, ये जंग अगर कशीदगी जारी रहती है तो इस सूरत में जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला आता है इन खलीजी ममालिक से, उस ज़र मुबादला में 3 से 4 बिलियन डॉलर की जो है वो कमी का पाकिस्तान को जो है वो सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की तरफ से रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इस कशीदगी के नतीजे में जो रोज़गार के मौके कम होंगे खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए, तो 3 से 4 अरब का जो झटका है बिलियन डॉलर का, ये पाकिस्तान को भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और सेक्रेटरी पेट्रोलियम का ये कहना है कि 14 मार्च के बाद मुल्क में जो LNG है वो दस्तयाब नहीं होगी। ख़ाम तेल के 11 दिन के पाकिस्तान के पास ज़खायर मौजूद हैं, डीज़ल के 21 दिन के, पेट्रोल के 27 दिन के, LPG के 9 दिन के और JP1 के 14 दिन के ज़खायर जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।